अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस ने यानी टीएमसी ने जारी किया है और बताया है कि तस्वीर में जो महिला गोल घेरे में दिख रही है ये भाजपा की कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता है। ये गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी तक के साथ तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। भाजपा के कई अन्य नेताओं के साथ भी दिख रही हैं और यही महिला कल टीएमसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला करते हुए देखी गई है। तस्वीरों और वीडियो में देखी जा रही हैं। अब जरा इधर भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को जारी करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी पर हमले के दौरान मंडल अध्यक्ष अभिजीत विश्वास भीड़ में शामिल लोगों को डायरेक्शन दे रहा था, उकसा रहा था कि बनर्जी पर यहां से हमला करो, वहां से हमला करो। यदि ये जनता का गुस्सा था तो भाजपा का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद होकर क्या कर रहा था, इतनी सक्रिय भूमिका क्यों निभा रहा था और उसे कौन निर्देश दे रहा था, किसकी प्लानिंग थी अभिषेक बनर्जी पर हमला करने की। अब आ जाइए इन तस्वीरों को भी देखिए। इन तस्वीरों में भी एक महिला अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वालों में शामिल दिख रही है और वही महिला भाजपा नेताओं के साथ अलग अलग तस्वीरों में दिख रही है। एक और तस्वीर शेयर करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया है कि आकाश गायन नाम का एक भाजपा कार्यकर्ता भी भीड़ के रूप में देखा गया, जो कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने में कथित रूप से शामिल था। तो समझने वाली बात यह है कि कल पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर बेहद खतरनाक हमला किया गया। हमले की जैसी जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से ये नहीं कह सकता कि ये जनता का आक्रोश है। हालांकि भाजपाई सिस्टम और गोदी मीडिया लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जनता की नाराजगी है, मगर आप दर्शक बताइए कि क्या प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक को जनता इस तरीके से हमले में घायल कर सकती है, उन पर पत्थर चला सकती है? और यदि जनता कर रही है तो उस भीड़ में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? आप हमलों की इन सारी तस्वीरों को देखिए। सुरक्षा के लिए किसी ने अभिषेक को हेलमेट पहना दिया, तभी एक पत्थर बेहद जोरदार तरीके से अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर मारा जाता है। यदि हेलमेट न होता तो शायद अभिषेक का हाल आज न जाने क्या होता। बीच बीच में कई बार उनका हेलमेट निकालने छीनने का प्रयास किया गया। सवाल है कि ये सब कुछ क्यों और किसके इशारे पर हो रहा है? ये स्वतः स्फूर्त तो नहीं है। आम जनता कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। सोचिए कि जिस देश में 12 साल से भाजपाई सत्ता है, जनता किस मुद्दे से परेशान नहीं है? भ्रष्टाचार से लेकर अपराध, चोरी, डकैती, झूठ, फरेब सब कुछ चल रहा है और टॉप लेवल पर चल रहा है। बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन भाजपा के कितने बड़े नेताओं पर इस तरह से जनता ने हमला किया? देश के कई राज्यों में दशकों से भाजपा की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, कितने राज्यों में जनता ने नाराज होकर भाजपा नेताओं पर इस कदर हमला किया है। मगर इन सारे हमलों के बाद भी अभिषेक बनर्जी रुके नहीं। चुनाव बाद हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक टीएमसी कार्यकर्ता की चुनाव के बाद हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने अभिषेक बनर्जी पहुंचे, उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, शरीर पर चोट के साथ। इस तस्वीर में जो भी चेहरे दिख रहे हैं, जो भी लोग दिख रहे हैं, उन्हें जरा देखिए, ध्यान से देखिए। अभिषेक जिस तरीके से एक मां को पकड़ के ढांढस बंधा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना दुख भी साझा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट और उनके ऊपर किए गए हमलों की कई तस्वीरें लगातार चल रही हैं। इन्हें देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या ये सब कुछ आम जनता द्वारा किया हुआ लगता है। अभी अभिषेक बनर्जी पर हमले की खबरें चल ही रही थी। इसी बीच पता चला कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, जो कि अच्छे वक्ता भी हैं, वकील भी हैं, उनके ऊपर भी भाजपा के कथित कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। टीएमसी ने इस बारे में तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि भाजपा के उपद्रवियों के हाथों हमारे सांसद को चोट आई है। इन गुंडों को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने की परमिशन कैसे मिली? पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी कैसे हो सकती है? चुनाव परिणाम घोषित हुए 26 दिन गुजर चुके हैं, फिर भी चुनाव बाद हिंसा बेरोक टोक जारी है। पूर्ण अराजकता, लोकतंत्र पर हमला जारी है। अब आप दर्शक अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आते हैं। पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार और हलुआ पूड़ी वाले लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाते हैं कथित रूप से। इसके बाद पश्चिम बंगाल के भाजपाई मुख्यमंत्री ने अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा को वापस ले लिया, यानी उनकी Z+ सुरक्षा को हटा दिया गया और सांसदों को जो सामान्य सुरक्षा मिलती है वही सुरक्षा रखी गई। और ये सब कुछ खर्चा बचाने के नाम पे किया गया। यानी प्रदेश में जो पार्टी 15 साल तक लगातार शासन में रही, उसके दूसरे सबसे बड़े नेता की जान खतरे में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनकी हत्या हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा बचाना जरूरी है और ये भाजपाई सत्ता कर रही है। वो भाजपाई सत्ता जो न जाने कितने करोड़ रुपया प्रतिदिन इंटरनेट पर अपने प्रचार में लगा देती है, बेमतलब की पोस्टरबाजी में लगा देती है, जबकि इसी देश में RSS प्रमुख को बम्पर सुरक्षा दी जाती है। कोई अदालत चला जाए ये पूछने कि इनको सुरक्षा क्यों दी जा रही है, किससे खतरा है, इनसे खर्चा ले लिया जाए, पैसा तो बहुत है इनके पास, तो याचिका रद्द कर दी जाती है और याचिका रद्द करने वाले जज साहब को इनाम भी मिलता है बाद में। यह है अमृतकाल का सिस्टम। इतना ही नहीं, भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर जो सुरक्षा थी, आवास के बाहर, उसको भी कम कर लिया गया, हटा लिया गया, उसमें भी बदलाव किया गया। पुलिस ने पहले ही अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई कई संपत्तियों से सुरक्षा हटा लिया था, कई सुरक्षा के उपकरण भी हटा दिए गए, स्कैनर वगैरह निगरानी के जो भी उपकरण होते हैं वो सब हटा दिया गया। और हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के घरों के ठीक सामने उनके दरवाजे पर पहुंच के भाजपा के कार्यकर्ता अपना झंडा लगा रहे हैं। काउंटिंग के दिन ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उन पर हमला हुआ, उन्हें लात मारी गई, उल जलूल नारे लगाए गए। Z+ सुरक्षा देश की सबसे मजबूत सुरक्षा श्रेणी मानी जाती है। इसमें 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं, बुलेट प्रूफ वाहन होता है, यानी अच्छी सुरक्षा होती है। जरा सोचिए कि अगर ये सुरक्षा अभिषेक बनर्जी के साथ होती, नहीं हटाया होता बंगाल की भाजपाई सरकार ने, तब भी क्या ये कथित भाजपाई हमला हो पाता? शायद नहीं। और शायद इसीलिए अब टीएमसी आरोप लगा रही है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये हमला करवाने के लिए ही सुरक्षा हटाई गई। वैसे भी चुनाव का परिणाम आने से पहले और चुनाव होने से पहले ही हमने कहा था, जब भाजपा के बड़े बड़े नेता कहना शुरू किए थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी लंबे वक्त तक अर्धसैनिक बल रहेंगे, तभी हमने कहा था कि ये प्लानिंग बहुत लंबी है। हमने सवाल पूछा था कि क्या चुनाव परिणाम ऐसे आने वाले हैं, ऐसी व्यवस्था है जिसके बाद बंगाल की जनता विरोध कर सकती है? क्या उसी विरोध को डराने, धमकाने, चुप कराने की ये तैयारी है? लोगों को और अधिकारियों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि हमारे इशारे पर नाचते रहो, टेंशन मत लो, हम बचा के रखेंगे। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, जिस तरीके से धांधली के आरोप और धांधली के तमाम तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जितने बड़े लेवल पर लाखों लोगों का नाम काट के उनका वोटिंग राइट छीना गया, तो क्या ये सारी हिंसा इसलिए की जा रही है, करवाई जा रही है ताकि बंगाल में समूचा विपक्ष तथा पूरे देश में समूचा विपक्ष डरा रहे, सहमा रहे, वो हिम्मत न करे सड़क पर निकलने की? और इसलिए सिर्फ कार्यकर्ताओं की हत्या ही नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर हमला कर दो ताकि बाकी नेता चुपचाप खामोश होकर बैठ जाए। क्या इसे ही एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी कहा जाता है? पहले SIR, ज्ञानेश कुमार और हलवा पूड़ी वालों की मदद से सत्ता में काबिज हो जाओ, फिर कोई विरोध न करे इसलिए मारो पीटो धमकाओ, विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर हमले करवाओ ताकि कोई बोलने की हिम्मत न करे। सवाल है कि क्या बंगाल को भी मणिपुर बनाने का प्लान चल रहा है? मणिपुर पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से जल रहा है। 3 साल 1 महीना हो चुका है। एक अच्छा खासा राज्य बर्बाद कर दिया गया और किसी को कोई टेंशन नहीं है। क्या बंगाल का भी वही करने की प्लानिंग है? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अभिषेक पर पत्थरबाजी की गई, शारीरिक हमला हुआ, उनके चेहरे पर, छाती पर और गर्दन पे चोट आई है। डॉक्टरों ने कई जांच और स्कैन की सलाह दी थी ताकि अंदरूनी चोट, हड्डी टूटने और भीतर से ब्लीडिंग की जांच की जा सके। इतना ही नहीं, भाजपाई सिस्टम लगातार ये दिखाने, बताने और समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये जनता का आक्रोश है, यानी उन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि डबल इंजन में लोगों को भरोसा और सुरक्षा देने का वादा था। तो फिर ऐसी हिंसा पर आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं, दांत कैसे चियार सकते हैं? भाजपा के कई नेताओं की वीडियो सामने आई है जिसमें वो बाकायदा दांत चियारते हुए कह रहे हैं कि ये जनता का गुस्सा है। भाजपा के एक विधायक का कहना है कि अभिषेक बनर्जी 300 से ज्यादा लोगों के हत्यारे हैं, उन्होंने लाखों घरों को उजाड़ा है, हजारों परिवारों को बंगाल छोड़ने पर मजबूर किया, करोड़ों लोगों पर फर्जी मुकदमे कराने वाला है अभिषेक बनर्जी। अब सवाल यह है कि भाजपा विधायक ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने करोड़ों लोगों पर फर्जी मामला करा दिया, 321 से ज्यादा भाजपा के लोगों को मरवा दिया। यदि भाजपा के नेता ये मानते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने इतने सारे कांड किए हैं, तो फिर उन पर मुकदमा चलाओ, उन्हें दोषी ठहराओ, जेल भेजो। क्या उसके लिए मॉब लिंचिंग करवाई जाएगी? और सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 10 करोड़ के आसपास है। भाजपा विधायक कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों पर अभिषेक बनर्जी ने फर्जी मामले दर्ज करा दिए। करोड़ों का मतलब 1 करोड़ से ज्यादा ही होता है, कई करोड़ होता है। लेकिन अगर हम 1 करोड़ ही मान लें तो क्या पश्चिम बंगाल में हर 10वें व्यक्ति के खिलाफ अभिषेक बनर्जी और टीएमसी की सरकार ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए? अब आप सोचिए कि यदि 1 करोड़ लोगों पर फर्जी मामले होते तो परिवार में 5 की संख्या अगर एवरेज मान लें तो 5 करोड़ की आबादी तो यूं ही टीएमसी के खिलाफ हो जाती है, यानी बंगाल की आधी आबादी सीधे सीधे टीएमसी के खिलाफ। सोचिए किसी राज्य में कोई भी पार्टी और उसके नेता क्या आधी आबादी से भी ज्यादा को इस तरह से खिलाफ करने की हिम्मत कर सकते हैं, फर्जी मुकदमे करा सकते हैं? और यदि किया भी है तो आप उसकी जांच करिए नियमानुसार और कानून के हिसाब से काम करिए। आप मॉब लिंचिंग के प्रयासों को सही कैसे ठहरा सकते हैं? इस हिसाब से तो गुजरात में भी बहुत कुछ हुआ है। भाजपा के कितने नेताओं के खिलाफ ऐसी मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई? यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कहां नहीं हुआ है? कितने लोगों के खिलाफ इस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई, भाजपा नेताओं के खिलाफ शुरुआत हुई। भाजपा के नेताओं का यह भी कहना है कि अभिषेक बनर्जी के आरोप झूठे हैं, मगर तमाम वीडियो और तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भयावह था, निंदनीय था, शर्मनाक था। यानी जिस चीज के लिए भाजपाई सरकारों को, भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, अपनी असफलता पर शर्म आनी चाहिए, उस चीज को ये लोग जनाक्रोश का नाम देकर छुपाने और सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन पर भी कथित रूप से दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है या संभवतः किया गया है। उनका कहना है कि मरीज को भर्ती करना है या छुट्टी देना है, यह फैसला डॉक्टरों का होना चाहिए, किसी बाहरी अधिकारी या राजनीतिक प्रेशर में नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार अस्पताल
के प्रशासन के पास दबाव डालने के लिए फोन किया जा रहा था। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा प्रयास ये है कि जनता को ये लगे कि सामान्य लोगों ने हमला किया, यानी आम जनता ने हमला किया, कोई चोट वगैरह नहीं लगी है। लोग ये भी कहने लगे हैं कि दनादन अस्पताल से बाहर इसलिए निकाला गया ताकि अभिषेक बनर्जी के पक्ष में बंगाल की जनता ने खड़ी हो जाए, जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति अभिषेक के चेहरे पर निशाना लगाकर पत्थर मारता है, जोरदार तरीके से हमला करता है। हेलमेट न होता तो गंभीर चोट आ सकती थी और बीच बीच में अभिषेक को घसीटकर हेलमेट उतारने की कोशिश भी की जा रही है ताकि हेलमेट न रहे, जोरदार तरीके से उनके चेहरे पर हमला किया जाए, सिर के ऊपर हमला किया जाए ताकि गहरी चोट लगे। अब सिर के ऊपर अगर हमला होता है तो उस चोट से क्या क्या हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आगे अभिषेक बनर्जी का इलाज भरोसेमंद डॉक्टर और परिवार के चिकित्सकों की निगरानी में होगा। अभिषेक को पहले से ही आंख से जुड़ी समस्या है। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि जनता के साथ अभिषेक ने जो अत्याचार किया है ये उसी का गुस्सा है, अब उसको भी सड़क पर उतर के राजनीति करनी पड़ेगी। करने दीजिए, सड़क पर आने दीजिए, हम भी स्वागत करेंगे, जनता भी स्वागत करेगी। सवाल है कि स्वागत की ये बात क्या भाजपा की धमकी है? क्या भाजपा के नेता सरेआम विपक्षी नेताओं को धमकी दे रहे हैं कि सड़क पर आके राजनीति करिए, हम ऐसे ही स्वागत करेंगे, करवाएंगे? चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से कहा था कि आइए बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करते हैं। क्या यही है हुजूर के बदलाव की राजनीति? वैसे भी जिस दिन उन्होंने ये बात कहा उसी दिन मैंने एक वीडियो में कहा था कि हुजूर के शब्द और उनके कर्तव्य दोनों 100% विपरीत होते हैं और तब से बदलाव नहीं बल्कि बदले की राजनीति पश्चिम बंगाल में दिख रही है और अब यहां तक पहुंच गई है कि सबसे बड़े नेता, दूसरे नंबर के सबसे बड़े विपक्षी नेता पर इस तरह हमला। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ है ये सिर्फ बंगाल के विपक्षी नेताओं के लिए नहीं बल्कि देश भर के विपक्षी नेताओं को एक संदेश देने का कहीं न कहीं प्रयास नजर आता है कि आवाज नहीं उठनी है, नहीं उठानी है, हमारे खिलाफ नहीं आना है, वरना अभिषेक का हाल देख लो। 30 मई को ही अभिषेक बनर्जी एक और कार्यकर्ता के परिवारजनों से मिलने गए थे जिनकी चुनाव बाद हत्या कर दी गई। गोदी मीडिया के पूरे सिस्टम को भी इस बात का प्रचार करने में लगा दिया गया है कि मामूली चोट है, ये जनता का गुस्सा था। बात बंगाल की हो, केरल की हो या तमिलनाडु की, पिछले 12 साल में, दिल्ली की भी ले लीजिए, पिछले 12 साल में किसी भी विपक्ष शासित राज्य को भाजपाई सिस्टम ने, गोदी मीडिया ने बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पश्चिम बंगाल हमेशा से टॉप प्रायोरिटी रहा है, कभी घुसपैठिया के नाम पर तो कभी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पूरे भाजपाई सिस्टम ने पश्चिम बंगाल में तरह तरह की चीजें फैलाया है। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया और कहा कि कुछ मदद चाहिए तो बताइए, मैं अभिषेक को हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं, यानी जहां कांग्रेस की सरकार है। अगर यहां इलाज नहीं हो रहा, यानी पश्चिम बंगाल में अगर इलाज नहीं करने दिया जा रहा है तो मैं अभिषेक को हैदराबाद शिफ्ट करवा के इलाज करवा सकता हूं। यानी सोचिए कि पश्चिम बंगाल का हाल कहां तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता के खिलाफ सरेआम इस तरह से हमला होता है। हमले से पहले सुरक्षा वापस ले ली जाती है, हमले के बाद भाजपा के लोग इसे दूसरा ही रंग देते हैं और तो और जिस बात के लिए शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उस पर खिल्ली उड़ाते हैं और फिर इलाज मिलने में भी कथित रूप से दिक्कत की बात आती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सब कुछ अपने से हो रहा है या किया जा रहा है। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमले की निंदा किया और कहा कि एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि उस जनता पर भी हमला है जिसने उन्हें चुना है और उस लोकतंत्र पर हमला है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी भी हिंसा का कारण नहीं बन सकती। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए भयावह हमले की निंदा किया है और कहा है कि जानबूझकर पर्याप्त पुलिस बल नहीं दिया गया। भाजपा के प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को स्पष्ट रूप से यही दर्शाता है। यानी बात खुली किताब की तरह है, सबको समझ में आ रहा है कि ये हुआ नहीं बल्कि कथित रूप से करवाया गया लगता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवाय और कुछ कर नहीं सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। वैसे अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर ये भी देखिए, ये एक केंद्रीय बल का जवान जिसका काम सुरक्षा देना होता है, वो मोबाइल में वीडियो बना रहा है। टीएमसी ने लिखा है कि ये भाजपा कार्यकर्ता है या बीएसएफ का कर्मी। अब आप अंतर नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब विपक्षी नेताओं पर हमला करने की बात आती है तो भाजपा पूरी ताकत से लोकतंत्र की क्रूर हत्या और राजतंत्र का क्रूर दुरुपयोग करती है। आप सोचिए कि जिसका काम है सुरक्षा देना वो वीडियो बना रहा है और भीड़ में सबसे आगे चल रहा है। चाहे नेता मार दिया जाए, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाए, हत्या हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, मणिपुर से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां हर बार ये कहानी सामने आती है। आरोप लगते हैं कि पुलिस या सुरक्षा बल तटस्थ नहीं थे बल्कि वो हमलावरों की ही मदद करते हैं। ऐसे आरोप बार बार लगे हैं, हर जगह लगे हैं। पश्चिम बंगाल में ही चुनाव के दौरान तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां हिंसा हो रही है। एक तरफ हिंसा हो रही है, ठीक सामने
सुरक्षा बल खड़े हैं, चुपचाप नजारा देख रहे हैं। यानी सुरक्षा बल राज्य की सुरक्षा के नाम पर लगाए जाते हैं, लेकिन कथित रूप से उन्हें सिर्फ एक पक्ष को डराने के लिए रखा गया है और दूसरे पक्ष को खुली छूट देने के लिए रखा गया है। यानी वो दूसरा पक्ष कुछ भी कर सकता है। मगर समझने वाली बात यह है कि इन सब के बीच इनडायरेक्ट और सबसे बड़ा नुकसान देश और राज्य की जनता का होता है। जब विपक्ष डरा सहमा होगा, जब उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज उठाने नहीं दिया जाएगा, तो सबसे बड़ा निशाना देश की और प्रदेश की जनता ही बनेगी। आपके संसाधनों को बम्पर तरीके से लूटा जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जाएगा, लूट के धन्ना सेठों को सौंप दिया जाएगा, आपको प्रचंड महंगाई में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा और आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। अभी देख लीजिए, दुनिया भर के तमाम देशों में डीजल पेट्रोल बहुत सस्ता हो रहा है, लेकिन भारत में प्रचंड तरीके से बढ़ता जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत घटने के बाद भी भारत में डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा है। विपक्ष का नेता, विपक्षी पार्टियां जनता के लिए सबसे मजबूत आधार होती हैं, जनतापन दिखाने के लिए आधार होती हैं। यह हमला किसी विपक्षी नेता पर नहीं, बल्कि प्रदेश और देश की जनता पर है। किसी नेता को चुप कराने की साजिश नहीं, बल्कि जनता को डराने और चुपचाप बैठाने की साजिश है। हिदायत के रूप में नजर आती है। बाकी देखते जाइए आने वाले वक्त में बंगाल का हाल और कितना बुरा होता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।